पढ़ाई करोगे जो करके लोग फेल करते हैं। आप एज्यूम करके नहीं जा सकते हो, आप 50 क्वेश्चन भी करके जाओ, लेकिन वहां पर वो क्वेश्चन ट्विस्ट मिलेगा। जब 2020 में आप दे रहे होगे, 2021 में दे रहे होगे, व्हाट एवर दे रहे होगे, वो एक नया पेपर होगा जो नई सोच से बना हुआ पेपर होगा। तो आप अभी फिर आप कहोगे प्रीवियसली सारे क्वेश्चंस को देखने का फायदा यह है कि जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से निकल कर आएगा, केवल ट्विस्टेड रहेगा। लेकिन अगर वो ट्विस्टेड रहेगा, उस ट्विस्टेड में अगर तुम अपनी समझ के अनुसार क्वेश्चन के डिमांड को चेंज नहीं किए तो फिर बहुत अच्छी मार्किंग नहीं हो पाएगी। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना। अब एक बात बताइए, कल तक हमने जो बताया आपको, वो बैकग्राउंड के बारे में बता रहा था, वो क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? अगर कुछ पूछना है तो बोलो, मैं प्रत्येक दिन पहले आते ही पूछ लूंगा। कहीं से कोई आवाज आ रही है लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ, क्या? अभी सासानियन साम्राज्य की चर्चा मैंने कहाँ की है? वो अच्छा, हाँ, ये जो तुम देख रहे, अच्छा, इसके लिए अरब क्षेत्र में, हाँ देखो, ये है सासानियन और ये है बिजेंटियन। जैसे पूर्वी यूरोप में बिजेंटियन है, रोमन साम्राज्य उच्च चलेगा, और बड़ा अरब में जब इस्लामी शक्ति की स्थापना हुई और इस्लाम ने अपना चतुर्दिक विस्तार किया, तो मैं कल बता चुका हूं, पश्चिमी मानचित्र पर नजर रखिएगा। अभी से मानचित्र पर नजर रखिएगा तो आपको आगे सुविधा हो जाएगी। आप गूगल में ही मानचित्र खोज सकते हैं। मैंने भी आपको यहाँ पर ग्रुप में, कल ग्रुप में पहुंचा है कि नहीं आप लोगों में? हाँ, तो जिनको नहीं पहुंचा है पता कीजिए। आपका इसका मतलब है कि आपके नंबर में कुछ लोचा है, ऑफिस में जाके पता करिए। जिनके जिनके पास नहीं पहुंचा है, ऑफिस में जाके पता करिए कि आपका नंबर है कि नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं पहुंचा है। कहीं आपके मोबाइल में तो कोई लोचा नहीं है। जब आप ही के सहचर को पहुंचा है तो आपको क्यों नहीं पहुंचा, उसका कारण ढूंढिए। तो आप यहां उस मैप पर नजर थोड़ा सा रखिएगा। तो आपको मैंने बताया कि मिस्र में, सीरिया में, फिलिस्तीनी क्षेत्र में, ईरान में, इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ और फिर ये मध्य एशिया तक भी पहुंच गया इस्लाम। तो जब इस्लाम अपना प्रसार कर रहा था तो भारत की तरफ उसका आकर्षित होना स्वाभाविक था। तो एक तरह से आप देखिए तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के शीघ्र बाद, माने खलीफा उमर के समय से ही, 636 ईस्वी से ही जो अरब आक्रमणकारी हैं वो अपनी टोही सेना हिंदुस्तान की तरफ भेजने लगे थे, तो उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। अंत में उन्हें सफलता मिली 712 में चलकर, यानी अरब की सिंध विजय, जब अरब की आक्रमणकारियों ने किया। अभी देखो इस टॉपिक का महत्व इस बात में है, अरब की सिंध विजय, कि उसमें सबसे पहले हमको यह जानना है कि यहाँ पर इतिहास लेखन संबंधी एक विवाद है। इतिहास लेखन संबंधी विवाद यह है कि एक दृष्टिकोण यह कहता है कि जो अरबों की सिंध विजय है वो, एक दृष्टिकोण कहता है कि भाई भारतीय राज्य अति कमजोर निकले या प्रभावी नहीं निकले और इस्लामी आक्रमण के समय ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लेकिन जो नवीन शोध है, नवीन शोध स्थापित करता है कि नहीं, इस्लामी आक्रमण के विरुद्ध हिंदुस्तान के राज्यों ने बड़ी जीवट शक्ति दिखाई, बड़ी जिजीविषा दिखाई, बड़ी ऊर्जा दिखाई, क्योंकि इस्लाम को, बाकी क्षेत्र को तो इस्लाम ने पहले जीता, लेकिन भारत में उनको, हिंदुस्तान में पांव जमाने में 90 वर्ष लग गए। 90 वर्ष के अथक प्रयास के बाद उन्होंने अगर हिंदुस्तान में पांव भी जमाया तो बस हिंदुस्तान के एक किनारे, आउटस्कर्ट पर उन्होंने पांव जमाया। और जब उन्होंने हिंदुस्तान में के अंदर आने का प्रयास किया तो उत्तर में कश्मीर के शासक ललितादित्य, पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण पश्चिम में चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने उनका मार्ग रोक दिया और वो एक सिमट कर रह गए। इस बात की सूचना, अरबों की जो सिंध विजय है उसकी सूचना हमें दो पुस्तकों से मिलती है। एक अल बिलादुरी की पुस्तक है फुतुह उल अबदान, मैंने बुकलेट में दिया हुआ है, आप लोगों को टॉपिक कहना मैं भूल गया था, पेज संख्या मैं आज से बता दिया करूंगा। अब फुतुह उल अबदान, और दूसरा है एक कृति जिसका नाम है चचनामा। चचनामा अरबी में लिखी गई है और उसका लेखक अज्ञात है, कौन लेखक है पता नहीं है, लेकिन वह लिखा गया है सिंध का शासक दाहिर का पिता था चच, उसके जीवन के बारे में लिखा है। लेकिन चच हड़प करता था, इसलिए सिंध में उसकी बहुत अधिक पब्लिक समर्थन, जिसको कहते हो जन समर्थन, उसे प्राप्त नहीं था। अब सिंध विजय का अगर आप इमीडिएट एक्सक्यूज देखोगे तो यह है कि एक जहाज खलीफा के लिए उपहार लेकर जा रहा था
और वह जहाज अरब सागर से सिंध के पास से गुजर रहा था और कुछ समुद्री डाकुओं ने उसे लूट लिया। तो इस पर जो अब कह सकते हो कि जो पश्चिम एशिया का जो मुस्लिम गवर्नर था उनका नाम था अल हज्जाज। तो अल हज्जाज ने उस समय सिंध के शासक दाहिर से उस जहाज का हर्जाना मांगा। तो दाहिर ने कहा कि देखिए जहाज का हर्जाना हम देने से रहे, क्योंकि ये हमारी सीमा के अंदर ये जहाज नहीं था, ये हमारी सीमा से बाहर लूटा गया है, इसके लिए हम क्यों हर्जाना दें। अब यही एक तात्कालिक कारण बना, तात्कालिक बहाना बना अरब शक्तियों का सिंध पर आक्रमण करने की, परंतु उसका वास्तविक कारण था भारत के संसाधन के प्रति अरब आक्रमणकारियों का आकर्षण, जो परवर्ती और पूर्ववर्ती काल में ही भारतीय संसाधन के प्रति उनका मतलब बाह्य शक्ति का आकर्षण बना रहा था। अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो दाहिर उस आक्रमण का सामना नहीं कर पाया, क्योंकि देखो जन समर्थन भी नहीं था और वह उसके लिए तैयार भी नहीं था। तो इस युद्ध में दाहिर की हार हो गई और फिर सिंध पर कब्जा हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। दाहिर मारा गया और सिंध पर पहली बार एक मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। तो उसके बाद चूंकि वो राज्य है वो अन्य क्षेत्र में नहीं फैल सका और 50-60 वर्षों के बाद फिर सिंध से भी उसको बाहर होना पड़ा। तो इसलिए इस आधार पर कारण कहा जाता है कि भाई ये एक ब्रिटिश विद्वान है, उनका नाम है लेनपूल। तो लेनपूल ने एक स्टेटमेंट दिया कि अरबों का सिंध विजय भारत माने हिंदुस्तान और इस्लाम के इतिहास में एक परिणाम विहीन घटना है, मतलब एक ऐसी घटना है जिसका कोई परिणाम नहीं हुआ। तो अब वहां पर हमने स्टैंड लिया है, तुमने बुकलेट में भी देखा होगा कि इसे हम परिणाम विहीन नहीं मान सकते। हाँ यह सही है कि राजनीतिक परिणाम अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि तात्कालिक रूप में अरबों को कोई बड़ी राजनीतिक सफलता नहीं मिली, फिर भी हम परिणाम विहीन इसलिए नहीं कर सकते कि अरबों ने जो राज्य और धर्म के बीच जो हिंदुस्तान में संबंध निर्धारित किए वो आगे आने वाले तुर्की राजवंश के लिए भी मानक बन गया। वो तो मैंने कल बता चुका हूं, धर्म और राज्य का संबंध याद है कि नहीं? क्या क्या संबंध स्थापित किया? यानी अरबों ने जो परवर्ती और पूर्ववर्ती काल में ही भारतीय संसाधन के प्रति उनका मतलब बाह्य शक्ति का आकर्षण बना रहा था। अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो दाहिर उस आक्रमण का सामना नहीं कर पाया, क्योंकि देखो जन समर्थन भी नहीं था और वह उसके लिए तैयार भी नहीं था। तो इस युद्ध में दाहिर की हार हो गई और फिर सिंध पर कब्जा हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। दाहिर मारा गया और सिंध पर पहली बार एक मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। तो उसके बाद चूंकि वो राज्य है वो अन्य क्षेत्र में नहीं फैल सका और 50-60 वर्षों के बाद फिर सिंध से भी उसको बाहर होना पड़ा। तो इसलिए इस आधार पर कारण कहा जाता है कि भाई ये एक ब्रिटिश विद्वान है, उनका नाम है लेनपूल। तो लेनपूल ने एक स्टेटमेंट दिया कि अरबों का सिंध विजय भारत माने हिंदुस्तान और इस्लाम के इतिहास में एक परिणाम विहीन घटना है, मतलब एक ऐसी घटना है जिसका कोई परिणाम नहीं हुआ। तो अब वहां पर हमने स्टैंड लिया है, तुमने बुकलेट में भी देखा होगा कि इसे हम परिणाम विहीन नहीं मान सकते। हाँ यह सही है कि राजनीतिक परिणाम अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि तात्कालिक रूप में अरबों को कोई बड़ी राजनीतिक सफलता नहीं मिली, फिर भी हम परिणाम विहीन इसलिए नहीं कर सकते कि अरबों ने जो राज्य और धर्म के बीच जो हिंदुस्तान में संबंध निर्धारित किए वो आगे आने वाले तुर्की राजवंश के लिए भी मानक बन गया। वो तो मैंने कल बता चुका हूं, धर्म और राज्य का संबंध याद है कि नहीं? क्या क्या संबंध स्थापित किया? यानी अरबों ने यहां राजत्व के क्षेत्र में क्या संबंध स्थापित किया? धर्म और राज्य के बारे में क्या स्थापित किया? कितने लोगों को याद है? बाकी लोग याद नहीं। उसने जो आहल एक किताब, कल थे क्लास में, अगर मान लो नहीं थे तो कोई बात नहीं, फिर आगे चर्चा हो जाएगी, लेकिन अगर थे तो जो मैं कॉपी में लिखवा देता हूं, तुमको करना क्या है, तुम देखो तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, फिर ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप मेरी बात ब्लाइंडली मानो, मेरी कॉपी को आप डाइजेस्ट करो। अगर टाइम आपको मिलता है तो कॉपी को करो, और मेरे बुकलेट में अगर समय मिलता है तो बुकलेट को देखो। अगर आपको वह समय नहीं मिलता है और एक चीज कोई पढ़ना हो तो आप कॉपी पढ़ के और कॉपी को तैयार करके कल क्लास में आ जाओ। लेकिन प्लीज पढ़ के आओ।
अगर पढ़ के नहीं आओगे तो फिर फायदा तुम्हें नहीं होगा। हम जिस पैटर्न पर आपको लेकर चलना चाह रहे हैं बेस्ट पैटर्न है, इससे नहीं तो फिर नहीं। ये तुम्हारा समझ सकते हो कि एक सबसे लेटेस्ट मॉडल तुम लोगों के बैच में हमने इंट्रोड्यूस किया है कि भाई इसमें अगर इसमें तुम क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाए तो फिर अफसोस मत करना, तो मान लेना कि हमारा हार्डवेयर ही इसके लायक नहीं था। मैंने तुमको कल बताया था अहल किताब और काफिर, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। और जब अरब लोग वही मॉडल हिंदुस्तान में लेकर आए तो उन्होंने क्या किया, मैंने हिंदुस्तान के बारे में अरब लोगों ने क्या प्रबंधन किया। जैसे पहले काफिरों के विषय में प्रावधान यह था कि काफिर को मृत्यु या इस्लाम का विकल्प दिया जाए। तो जब इस्लाम की सेना पहले मिस्र और सीरिया को जीता तो वहां पर एक यहूदी और ईसाई जनसंख्या थी, लेकिन जो यहूदी धर्म और ईसाई धर्म है उनके धर्म का आधार भी ग्रंथ है, वो मूर्ति पूजक नहीं थे। तो चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे तो उसके लिए उन्होंने प्रावधान ला दिया कि देखिए हम अब गैर मुसलमानों को भी दो श्रेणी में बांट देते हैं, एक का नाम होगा अहल ए किताब और दूसरे का नाम होगा काफिर। अहल ए किताब वह होगा जिसके धर्म का आधार कोई ना कोई ग्रंथ होगा, काफिर वह होगा जो मूर्ति पूजक होगा। तो अहल ए किताब को जिम्मी का दर्जा दे दिया जाए। जिम्मी का मतलब समझते हो ना, क्या? सुरक्षित लोग। क्यों सुरक्षित? जिम्मी को सुरक्षित क्यों कहा गया? मतलब उनको तलवार उठाने का अधिकार नहीं दिया गया। तो आपको राज्य जो हिफाजत करेगी उसके बदले आपको जिम्मी का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि आप सुरक्षित पीपुल हैं, तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। तो जजिया कर की अवधारणा उसी क्रम में आ गई। इस प्रकार से उन्होंने अहल किताब के लिए प्रबंधन किया। लेकिन जब अरब लोग जब हिंदुस्तान में आए तो सीधा उनका सामना काफिरों से हुआ। तो उनका कंट्रीब्यूशन यह रहा कि जो पहले प्रावधान अहल किताब के लिए दिया गया था उन्हीं प्रावधानों को उन्होंने काफिर पर लागू कर दिया। तो ये एक अचीवमेंट है ना पॉलिटिकल फील्ड में। लेकिन हाँ, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उनका योगदान है वो कहीं व्यापक है। अब बताओ, अरब लोग स्वयं जब आए थे, जनजातीय लोग थे, शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत आगे नहीं थे, लेकिन शिक्षा के प्रति उनको कितना गहरा आकर्षण था कि जब अरब साम्राज्य में समृद्धि आई तो अरब सबसे अधिक ध्यान शिक्षा के ऊपर दिया। और उन्होंने बगदाद के खलीफा के समय बगदाद एक ऐसा मुख्यालय बना जहां पर विद्वानों की मंडली, विद्वानों की सभा, पूरी दुनिया के विद्वान बगदाद में इकट्ठे हुए। बैतुल हिकमत नामक एक अनुवाद विभाग बना और दुनिया के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद अरबी में किया गया। उसी क्रम में भारत के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद अरबी में किया गया। दूसरी बात है कि भारत से अंकमाला का ज्ञान, भारतीय दर्शन का ज्ञान और बहुत ऐसी चीजों का ज्ञान, मतलब वो दशमलव पद्धति का ज्ञान, ये सब अरब वालों ने शेष दुनिया को यूरोप को कराया। और भारत और यूरोप के बीच, यानी पूर्व और पश्चिम के बीच, भारत और यूरोप के बीच उन्होंने एक सांस्कृतिक सेतु का काम किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वह भारत के एक सांस्कृतिक राजदूत बन गए और यहाँ के ज्ञान को दूसरी जगह फैलाया। जो यूरोपीय पुनर्जागरण जो हुआ, उस यूरोपीय पुनर्जागरण में भी भारतीय संस्कृति का अप्रत्यक्ष योगदान माना जा सकता है। हालांकि यह अफसोस यह है कि उसे हिंदुस्तान वो फायदा नहीं उठा सका, क्योंकि उस समय एक शब्द का प्रयोग हमने किया, कूप मंडुकता। किसी बच्चे ने पूछा, कूप मंडुकता का मतलब होता है कुएं का मेढक, जो कुएं को ही अपना पूरा संसार मानता है और कुएं से बाहर सोचना भी वो गवारा नहीं समझता है। तो वही उस समय कूप मंडुकता आ गई थी हिंदुस्तान में, क्योंकि वहाँ जो ब्राह्मणवादी संस्कृति थी वो जटिल हो गई थी और ब्राह्मणों ने लोगों के बीच यह फैलाना आरंभ कर दिया था कि जहाँ उस जगह पर द्विजों को नहीं जाना चाहिए जहाँ मुंज घास पैदा नहीं होती और काले हिरन विचरण नहीं करते। तो मुंज घास कहाँ पैदा नहीं होती और काले हिरन कहाँ विचरण नहीं करते? तो पश्चिम एशिया में और अरब क्षेत्र में नहीं करते। तो वहाँ पर इस्लाम जब आया, इस्लाम ने जब बंधुता की बात कही और उसने समानता की बात उठाई कि भाई इस्लाम की सदस्यता ग्रहण करोगे तो आपको समानता का स्तर प्राप्त हो जाएगा। इससे भारतीय ब्राह्मण वर्ग डर गए कि कहीं नए विचार हमारी धार्मिक सामाजिक
संरचना को, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को हिला कर न रख दे, इसलिए उन्होंने लोगों से अपेक्षा की कि वह अरब क्षेत्र से और पश्चिम एशिया के साथ ज्ञान को बांटने का प्रयास न करें। तो एक तरफ हमारे ग्रंथ का उधर अनुवाद हो रहा था, काश उधर के ग्रंथ का भी इधर अनुवाद हो गया होता तो क्या होता भारत का रुतबा, सोच सकते हो। तुम लोग शिक्षित हो, शिक्षा आदमी को या किसी भी समाज को कितना आगे बढ़ाता है उसका अनुमान कर सकते हो। और वही पहले सर्वग्राहिता भारत में थी, हिंदुस्तान में थी, लेकिन वह सर्वग्राहिता उस समय हम लोगों की चली गई और हम लोग उससे लाभान्वित नहीं हो सकी। नहीं तो अरब वालों से हमारा जो संबंध है बहुत लाभ, बाद में तुर्की लोग आए तो अशिक्षित थे। हालांकि वो जो थे, वो जो महमूद गजनी था, उसने पर्शियन कल्चर को फैलाया, लेकिन उनमें अरब वालों के की तरह ज्ञान के प्रति वो आकर्षण नहीं था। हाँ, ये ठीक है कि पर्शियन बहुत सारे विद्वान भारत में आए और सल्तनत काल में भी समृद्धि बढ़ी है, वैचारिक और सांस्कृतिक समृद्धि बनी है, क्योंकि अमीर खुसरो, उसमें एक भारत हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी बात होगी, जो मंगोलों का आक्रमण हुआ, और मंगोलों का आक्रमण हिंदुस्तान में नहीं हुआ, तो मुस्लिम जगत में मंगोलों ने खदेड़ खदेड़ के पीटना शुरू कर दिया, तो वहां से जब विद्वान थे अपनी जान बचा के हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे, तो अमीर खुसरो वगैरह उसी में आया था ना। और अमीर खुसरो को तो मंगोलों ने गिरफ्तार भी कर लिया, तो बड़ा फॉर्चुनेट था जो बचा। वो तो अमीर खुसरो तो मंगोलों का बंदी भी बना हुआ था। वो सब जो आए वो हमारी पर्शियन कल्चर को इंडिया में प्रोत्साहन दिया। और जो सल्तनत काल में तुम देखोगे और मुगल काल में एक कल्चरल कन्फ्लिक्ट और कल्चर इंटरेक्शन, और कल्चर इंटरेक्शन हुआ है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे बढ़ाया है, वो आप देखोगे। कहाँ थे आप लोग? वहीं से। हाँ हाँ, बोलिए। कार्डोवा जगह का नाम है भाई, स्पेन में एक जगह है कार्डोवा। तो खलीफा का एक सीट ऑफ पावर बगदाद में रहा, एक सीट ऑफ पावर मिस्र में हो गया, और एक सीट ऑफ पावर स्पेन के कार्डोवा में हो गया। तो बगदाद में फिर वही अब्बासी खलीफा का वंशज होने का दावा करने वाले बगदाद में स्थापित हो गया, और मिस्र में फातिमी वंश के खलीफा स्थापित हो गए। और मिस्र के बाद तब तुम देखते हो जो तीसरा जगह है वो कहां हमने बताया है, कार्डोवा। तो कार्डोवा में फिर उमैया वंश स्थापित हो गए। तो तीन खलीफाओं का वंशज तीन जगह, अब्बासी वंश बगदाद, फातिमी वंश मिस्र, और उमैया वंश कार्डोवा। कार्डोवा जगह का नाम है स्पेन में। हाँ बोलिए। हाँ तो क्या, अब क्या जानना चाहते हो? क्या भारतीयों का? हाँ हाँ, हाँ व्यापारी तो आते ही थे, व्यापारी थे, लेकिन अब ये भी जान करो, 8वीं सदी में व्यापारी जाके मालाबार तट पर स्थापित हुए हैं। तो 8वीं सदी के आरंभ में तो अरब वाले सिंध भी तो जीत चुके हैं। तो सूफी संतों का आगमन उसके बाद अभी नहीं होगा, वो तो मुख्य तुर्कों के बाद होगा, लेकिन अरब व्यापारियों का आगमन तो शुरू ही हो गया है, मालाबार तट पर स्थापित हुए। मतलब अरब व्यापारियों का आगमन हो रहा है, उसको इस सैनिक विजय से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड स्केल पर वो व्यापारी छा रहे हैं उस समय। अरब दुनिया में जब क्रिश्चियन व्यापारी आए पोर्चुगीजों के आगमन से पहले, इंडिया में जो एक ग्लोबल साम्राज्य है, वो ग्लोबल साम्राज्य तो मुस्लिम साम्राज्य ही था ना। तो वहां पर जितने जो व्यापारी थे, वो अरब व्यापारी और वगैरह, वो सब तो पूरी दुनिया में छाए हुए थे। तो उसमें भारत में भी आकर मालाबार तट पर बस गए। और भारत तो शुरू से, इसलिए तो हिंदुस्तानी संस्कृति की प्रशंसा भी करते हैं कि हमारे यहाँ यहूदी भी आकर बसे, हमारे यहाँ अरब वाले भी आकर बसे, और हमने सबको अपने यहाँ शरण दी, और हमने कोई भेदभाव कभी नहीं किया। ये भाव एक हिंदुस्तान में होता है। यहूदी भी वहां से, जब खदेरे गए थे तो यहूदी भी आए थे। मैंने आपको दुनिया में यहूदियों का सबसे अर्लीस्ट करंट में एक हिंदुस्तान में भी था। आगे बढ़े। हाँ बोलिए, क्या करना है? तो गर्मी आप लोगों को क्यों लग रही है, आई डोंट नो।
उधर देखो तो पीछे वाली एसी कूलिंग कैसी है, और सब एसी का चेक करो, कूलिंग को थोड़ा डाउन कर दो सर। तो कहाँ थे आप? हाँ, आप नीचे ब्रेक लिखिए लिखिए लिखिए।